today's topic of discussion is squamous cell carcinoma। तो इससे पहले के ये इसोफेजियल ट्यूमर्स और इसोफेजियल मैलिग्नेंसी का सेकंड पार्ट का वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में हम लोग इसोफेजियल मैलिग्नेंसी का फर्स्ट पार्ट का वीडियो में हम लोग एडिनो कार्सिनोमा को डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग इसका स्क्वामस सेल कार्सिनोमा एससीसी ऑफ द इसोफेगस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो होता है वो मिडिल 1/3 ऑफ द इसोफेगस में कॉमन होता है। कहाँ पे? मिडिल 1/3 ऑफ द इसोफेगस में। एंड देन हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो है वो उसका हम लोग ओरिएंटेशन क्या रहेगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग रिस्क फैक्टर पढ़ेंगे कि रिस्क फैक्टर कैसे होगा। रिस्क फैक्टर के बाद देखने के बाद हम लोग पैथोजेनेसिस देखेंगे। पैथोजेनेसिस देखने के बाद हम लोग मॉर्फोलॉजी में हम लोग ग्रॉस और माइक्रोस्कोपी इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि जब भी आप बायोप्सी सैंपल का हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन करते हैं तो माइक्रोस्कोपी से ही आप लोग देखिएगा, ठीक है, पैथोलॉजी में। देन क्लिनिकल फीचर देखने वाले हैं एंड आफ्टर दैट डायग्नोसिस। तो सबसे पहले हम लोग रिस्क फैक्टर देख लेते हैं। तो रिस्क फैक्टर्स, दीज आर द रिस्क फैक्टर। तो ये पूरा यहाँ पे देख रहे हैं, ये हो गया और ये पूरा पार्ट जो होता है ये पूरा ही रिस्क फैक्टर्स है आपका स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के लिए। तो आपको लग रहा होगा इसको याद कैसे करें, तो याद करना बहुत ही ईजी है। इसको 3 पार्ट में बांट लीजिएगा। ये जो फैक्टर्स हैं ये आपका क्या है, दीज याद रखिएगा, ये डाइट हैबिट से है। आपका जो आपका डाइटरी हैबिट है ना, आप क्या खाते हैं क्या पीते हैं उस पर ये सारा हैबिट है। ये जो यहाँ पे है ये आपका डिजीज है, पर्टिकुलर डिजीज है, जो कुछ कंडीशन है जो रिस्क फैक्टर होते हैं स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के लिए। एंड देन ये जो नीचे है ये डाइटरी डेफिशिएंट है कि आपको डाइट अगर किसी इस सब चीज़ों के लिए डेफिशिएंट रहेगा तो आपका स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के लिए एक रिस्क फैक्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो होता है वो मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेल्स में ये ज़्यादा कॉमन होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। ये 4 टाइम मोर कॉमन होता है मेल्स में, बट याद करने का जरूरत नहीं है कि 4 टाइम्स ज़्यादा होता है कि कितना टाइम ज़्यादा होता है, खाली इतना याद रखिएगा कि मेल में ज़्यादा होता है। एंड आपको जो होता है एडल्ट्स में ये ज़्यादा रहेगा, अगर 45 ईयर्स मतलब एल्डर एज ग्रुप में ज़्यादा मिलता है। तो सबसे पहले जो डाइटरी हैबिट्स होता है जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं सब्सटेंस एब्यूज में, तो सबसे पहले स्मोकिंग हो गया, टोबैको हो गया, या फिर अल्कोहल अगर कोई लेता है, सब्सटेंस एब्यूज किसी तरह का है, तो वहाँ पे रिस्क फैक्टर बन जाता है आपका स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के लिए। नाइट्राइट्स रिच अगर कोई डाइट ले रहा है तो नाइट्राइट रिच डाइट में भी होता है। सॉल्टेड प्रिजर्व फूड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉल्टेड एंड प्रिजर्व्ड फूड जो होता है, जैसे कि आप लोग चिप्स देख सकते हैं, जो पैकेड फूड होता है, कोल्ड ड्रिंक्स होता है, तो और प्रिजर्व फूड सॉल्टेड फूड जो होता है वो रिस्क फैक्टर है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के लिए। तो अगर आप मतलब कि ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फूड खा रहे हैं तो वो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रीक्वेंट हॉट बिवरेजेस हो गया। हाँ, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ, म्यूर्सिक। तो ये म्यूर्सिक क्या होता है, तो म्यूर्सिक जो है एक पर्टिकुलरली जो होता है मिल्क को फर्मेंट करके बनाया था। कैसे बनाया था? मिल्क को फर्मेंट करके बनाया था। ये ज़्यादा अफ्रीकन कंट्रीज में कॉमन होता है और इंडिया का कुछ पार्ट्स में म्यूर्सिक का कंजप्शन होता है। तो ये जो मिल्क का फर्मेंटेशन की वजह से जो होता है यहाँ पे एसेटल्डिहाइड प्रोड्यूस होता है म्यूर्सिक में, तो उसी की वजह से ये आपका रिस्क फैक्टर करता है। तो ये हो गया डाइटरी हैबिट्स में आप देख सकते हैं। तो स्मोकिंग हो गया, टोबैको, अल्कोहल या नाइट्राइट्स का प्रेजेंस हो गया, मतलब डाइट रिच इन नाइट्राइट अगर ले रहे हैं, सॉल्टेड प्रिजर्व फूड है, फ्रीक्वेंट हॉट बेवरेजेस है और फर्मेंटेड मिल्क जैसे म्यूर्सिक अगर कोई ले रहा है तो वहाँ पे रिस्क फैक्टर बन जाता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के लिए। देन कुछ डिजीज कंडीशन है, तो क्रॉनिक एकलेजिया हो गया। हाँ, यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, एक प्लमर विंसन सिंड्रोम याद रखिए कि प्लमर विंसन सिंड्रोम जो होता है, तो प्लमर विंसन सिंड्रोम आप पहले भी पढ़े होंगे। यहाँ पे आपको ये ट्रायड होता है, डिजीज का क्या होता है, ये ट्रायड होता है जिसमें आपको 3 चीजें देखने को मिलता है। आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया देखने को मिलता है, एयरट्रॉपिक ग्लोसाइटिस देखने को मिलता है, इसोफेजियल वे मिलता है। तो अगर ये तीनों चीजें आपको अगर देखने को मिल रहा है तो इसको प्लमर विल्सन सिंड्रोम बोलते हैं। तो प्लमर विल्सन सिंड्रोम भी एक रिस्क फैक्टर है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के लिए। देन एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया एंड एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा जो होता है वो भी रिस्क फैक्टर है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के लिए, और ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है जो कि आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। देन टाइलोसिस हो जाता है। टाइलोसिस का सिंपल मतलब होता है हाइपर केराटोसिस होता है किसका, पाम्स एंड सोल्स का। तो पाम्स एंड सोल्स में हाइपर केराटोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है, पाम्स एंड सोल्स में हाइपर केराटोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। सीलियाक स्प्रू भी होता है, तो सीलियाक स्प्रू या फिर इसको सीलियाक डिजीज या ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी भी बोलते हैं। इस पर एक सेपरेट वीडियो आएगा तो उसमें हमको इसको डिटेल में समझा देंगे। तो दीज आर द डिजीज कंडीशन, ये कुछ आपके डिजीज कंडीशन है जो आपको याद रखना है, जो रिस्क फैक्टर्स हैं इसके लिए, ठीक। एंड देन होता है अगर आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन का डेफिशिएंसी है तो भी आपका स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होने के चांसेस हैं। जैसे विटामिन ए हो गया, सी हो गया, ई हो गया, इसका अगर डेफिशिएंसी हो तो हो सकता है। डेफिशिएंसी ऑफ जिंक हो गया या मोलिब्डेनम का डेफिशिएंसी होगा तो भी आपका एक रिस्क फैक्टर बन जाता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के लिए।
देन एक है अगर डाइट डेफिशिएंट हो गया, वही फ्रूट एंड वेजिटेबल बोले तो अगर आपका सॉल्टेड और प्रिजर्व फूड होगा तो वो रिस्क फैक्टर है, बट डाइट डेफिशिएंट है तो फ्रूट एंड वेजिटेबल लीजिएगा तो ये सब आपका नहीं होगा, ठीक। और आप यहाँ पे याद रखिएगा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है अगर ये एंडेमिक एरिया में है तो वो रिस्क फैक्टर है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के लिए, बट अगर वो नॉन एंडेमिक एरिया में है तो वो रिस्क फैक्टर नहीं है। तो आप अब इसी के साथ ये रिस्क फैक्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपको अगर नोट्स के लिए, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ द स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। तो पैथोजेनेसिस ऑफ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप पैथोजेनेसिस देख रहे हैं। तो पैथोजेनेसिस जो होता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का ये मल्टीफैक्टोरियल होता है और वो जो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, डाइट पे डिपेंड करता है। तो डाइट कैसे, तो डाइट ये जितना भी डाइटरी फैक्टर आपको तो पहले ही बता दिए। अब ये जो मल्टीफैक्टोरियल एनवायरमेंटल एंड डाइट कॉन्ट्रीब्यूट करता है सिनर्जिस्टिकली, मतलब एनवायरमेंटल डाइटरी फैक्टर दोनों सिनर्जिस्टिकली काम करेगा जो कि मॉडिफाइड होगा जेनेटिक फैक्टर्स में। तो बेसिकली पैथोजेनेसिस में हम लोग कौन सा जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होता है वो ये देखने वाले हैं। तो जेनेटिक फैक्टर्स में आपको एक तो एम्प्लीफिकेशन मिल जाएगा और दूसरा लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन मिल जाएगा। तो हमेशा याद रखिए जब कोई भी ट्यूमर या कैंसर डेवलप करने के लिए जो लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है वो ट्यूमर सप्रेशन जीन का लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाएगा। तो ट्यूमर सप्रेशन जीन का क्या होगा, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगा आपका TP53 होगा, CDH1। हाँ, तो यहाँ पे CDH1 आपके लिए अदर टॉपिक में भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि CDH1 जो होता है एक प्रोटीन के लिए वो कोड करता है जो कि ई कैदरीन होता है और ई कैदरीन जो होता है वो इंट्रासेलुलर एडेशन करवाता है। एंड लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन NOTCH1 जीन का हो जाएगा। एंड एम्प्लीफिकेशन होगा कुछ जीन का जिसके एम्प्लीफिकेशन की वजह से स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है आपका। तो यहाँ पे SOX2 जीन हो जाएगा और साइक्लिन D1 जीन हो जाएगा। ये दो जीन के बारे में हम लोग बैरेट इसोफेगस में भी पढ़े थे, आप लोग चाहें तो बैरेट इसोफेगस का वीडियो देख सकते हैं। देन पैथोजेनेसिस यहाँ पे कंप्लीट होता है और ये पैथोजेनेसिस के बाद हम लोग मॉर्फोलॉजी देखेंगे। तो ये रहा आपका मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले ग्रॉस मॉर्फोलॉजी है ना, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के बाद हम लोग माइक्रोस्कोपी देखेंगे। तो ग्रॉसली से ये तो पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि जो ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का मोस्ट कॉमन साइट जो होता है वो मिडिल थर्ड ऑफ इसोफेगस है। कहाँ पे होता है, मिडिल थर्ड ऑफ इसोफेगस में ये बहुत कॉमन होता है। देन अगर वो अर्ली लेजन रहा, अगर अर्ली मतलब स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा अगर अर्ली फेज में रहा तो वो ग्रेइश वाइट दिखेगा आप लोगों को और जो प्लेक लाइक थिकनिंग दिखेगा, कैसे प्लेक लाइक थिकनिंग की तरह रहेगा। बट अगर बाद में ये डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न शो करता है, अर्ली लेसन रहा तो ग्रेइश वाइट प्लेक लाइक थिकनिंग शो करता है, बट अगर वही ज़्यादा टाइम तक रहा अनट्रीटेड रहा तो ग्रोथ पैटर्न शो करेगा 3 टाइप्स का। एक तो पॉलीपॉइड फंगेटिंग टाइप जिसको एक्सोफाइटिक टाइप भी बोलते हैं, अल्सरेटिंग टाइप, डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेटिंग टाइप। तो ये तीनों टाइप का आप डायग्राम देख सकते हैं। तो इस तरह का आप अगर डायग्राम एग्जाम में बनाते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, जो ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग रहेगा। तो यहाँ पे इन लोग के बारे में थोड़ा ज़्यादा देख लेते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो पॉलीपॉइड फंगेटिव टाइप जो होता है, पॉलीपॉइड जो फंगेटिव टाइप होता है या एक्सोफाइटिक टाइप होता है, वहाँ पे कॉलीफ्लावर लाइक मास देखने को मिलेगा, कॉलीफ्लावर लाइक फ्राइबल मास देखने को मिलेगा जो कि प्रोट्रूड करता है और ऑब्स्ट्रक्ट करेगा ल्यूमेन को, प्रोट्रूड करेगा एंड ऑब्स्ट्रक्ट करेगा ल्यूमेन को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉलीपॉइड फंगेटिव टाइप में ये आपका प्रोट्रूड करके और ल्यूमेन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अल्सरेटिंग टाइप में क्या होता है, नेक्रोटिक अल्सर बनता है विथ इवर्टेड एजेस। एजेस कैसा होता है, इवर्टेड। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख लीजिए कि ये अल्सर्स है और यहाँ पे इवर्टेड एजेस मिल रहा है अल्सरेटिंग टाइप में। एंड देन डिफ्यूज इनफिल्ट्रेटिंग टाइप में आपको एनुलर मिलेगा, मतलब एक आर्क की तरह दिखेगा। और स्टेनोजिंग होता है जो कि ल्यूमेन को नैरो कर देता है। ये क्यों होगा, इनफिल्ट्रेशन होता है वॉल ऑफ इसोफेगस में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये डायग्राम है डिफ्यूज इनफिल्ट्रेटिंग का, जिसमें एनुलर है जो कि ल्यूमेन को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, ल्यूमेन को क्या कर रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक। एंड इसी के साथ ये ग्रॉस खत्म होता है, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपका नोट्स के लिए, ठीक है। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गुड इमेजेस दैट इज गिवन इन द रॉबिन्स ऑफ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज और अच्छा इमेज दिया गया है, जहाँ पे आपको पर्टिकुलरली कॉन्स्ट्रिक्टिंग ल्यूमेन को जो होगा ऐसा ल्यूमेन मिल रहा है जो कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है। तो कॉन्स्ट्रिक्टिंग ल्यूमेन आपको देख। एंड ग्रॉस देखने के बाद हम लोग माइक्रोस्कोपी देखेंगे। तो माइक्रोस्कोपी में आपको मिल जाता है कि वैरिंग डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन मिलेगा, उसमें डिफरेंट टाइप वैरिंग डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन रहता है, जिसमें मॉडरेट टू वेल डिफरेंशिएटेड होता है। तो मतलब या तो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड होगा या तो वेल डिफरेंशिएटेड होगा।
एंड आपको जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एससीसी का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है आपका केराटिन पर्ल। ये पर्ल माने मोती की तरह दिखता है आपको। इसको हम लोग अभी जब माइक्रोस्कोपी का डायग्राम देखेंगे तो इस तरह का कुछ टाइप का आपको दिखेगा, यहाँ पे मोती की तरह ऐसे ऐसे करके आपको मोती की तरह दिखता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का जब आप लोग माइक्रोस्कोपी देखते हैं। अभी हम लोग डायग्राम देख रहे हैं, ये जो माइक्रोस्कोपी है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ना, दीज आर द केराटिन पर्ल्स इसको बोलते हैं। तो ये जो आपको पर्टिकुलर इमेज जो दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग केराटिन पर्ल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक केराटिन पर्ल है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये केराटिन पर्ल है। कुछ आपको पर्टिकुलरली इस टाइप का एक देखने को मिलता है, आपको दिख रहा होगा। तो दिस इज द केराटिन पर्ल, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के लिए। अगर इसको आप फर्दर जूम कीजिएगा तो आपको जूम करने पर कुछ ऐसा इमेज दिखेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये जूम्ड इमेज है आपका इसका केराटिन पर्ल का। तो आई थिंक इसके बाद आपको केराटिन पर्ल पहचानने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आना चाहिए। तो अब ग्रॉस माइक्रोस्कोपी मतलब मॉर्फोलॉजी देखने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल फीचर्स एंड डायग्नोसिस। तो क्लिनिकल फीचर में आपको जो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, जब भी आपके पास पेशेंट आएगा तो वो कैसे प्रेजेंट करेगा, वो क्या क्या शिकायत लेके आया, क्या क्या दिक्कत होगा उसको। तो उसको डिस्फेजिया का कंप्लेन रहेगा, मतलब कुछ भी निगलने में, खाना जब वो निगलेगा तो उसको दिक्कत होगा, डिफ़िकल्टी इन स्वैलोइंग होगा। ओडाइनोफेजिया मतलब पेन इन स्वैलोइंग होगा, जब कुछ निकलेगा मतलब कि जब खाना को वो स्वैलो करेगा तो उसको वहाँ पे दिक्कत होगा, इसको पेन करेगा, तो उसको ओडाइनोफेजिया बोलते हैं। किसी भी कैंसर में अगर वेट लॉस होता है तो उसके लिए स्पेसिफिक टर्म यूज़ करते हैं कैंसर कैचेक्सिया। तो यहाँ पे कैंसर कैचेक्सिया भी देखने को मिलेगा। अल्सर्स की वजह से, क्योंकि यहाँ पे अल्सरेटिंग टाइप भी होता है, तो अल्सर्स की वजह से हैमरेज हो सकता है और सेप्सिस हो सकता है। दीज आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। क्लिनिकल फीचर पढ़ने के बाद हम लोग डायग्नोसिस देख लेते हैं कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा क्या होगा। तो एज लाइक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसोफेजियल कैंसर में आप बेरियम स्वैलो करते हैं, जो कि रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें कि आपको रैट टेल अपीयरेंस पर्टिकुलरली देखने को मिलता है। रैट टेल अपीयरेंस आपको इसके में दिख रहा हो कैसा दिखता है आपको रेडियोलॉजी में। एंडोस्कोपी करने के बाद हम लोग बायोप्सी कर सकते हैं, और बायोप्सी के बाद हम लोग जो हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन जो करते हैं HPE हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको फिर यहाँ पे केराटिन पर्ल देखने को मिलेगा। और हम लोग लास्ट में एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड में आपको इन नोडल स्टेजिंग और ट्यूमर का स्टेजिंग पता चलता है। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, and if you like the video, please don't forget to subscribe this channel. It will give us motivation to make more such videos. Thank you. Have a nice day.